ऑल ऑफ यू नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th का चैप्टर 8 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हमारा क्वेश्चन चैप्टर 8 का नाम है चिंतन। हमारा चैप्टर चिंतन है, इसका हमारा क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, चिंतन के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो इसका हमारा उत्तर होगा, संपूर्ण प्राणी जगत में मानव ही एक ऐसा जीवधारी है जिसमें सोचने, निर्णय लेने तथा तर्क करने की विशिष्ट क्षमता होती है। चिंतन प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारणात्मक प्रक्रिया होती है जो सभी संज्ञात्मक गतिविधियां या प्रतिक्रियाओं का आधार होता है। चिंतन में वातावरण से प्राप्त सूचनाएं का प्रशंसन एवं विशेषण सम्मिलित होती है। किसी शिल्पकार की कृति के सामने पाकर कोई व्यक्ति उसे रंग रूप, स्वरूप, चमक और चिकनापन के अतिरिक्त कला में संश्लिष्ट भाव एवं उद्देश्य को भी समझना चाहता है। कला के संबंध में मन करने के उपरांत उस व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। अपने परिवेश की परख से उत्पन्न अनुभूति या संवेदना तथा प्राप्त होने वाले अनुभव को मानवीय चिंतन का परिणाम माना जाता है। अतः कहा जाता है कि चिंतन एक उच्चतर मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अर्जित अथवा वर्तमान सूचना का प्रस्थन एवं विश्लेषण करते हैं। चिंतन के व्यवहारिक स्वरूप देने के क्रम में हम प्रस्तुत करने, कल्पना करने, तर्क देने तथा किसी समस्या के लिए सही समाधान करने की योग्यता में वृद्धि होती है। हम किसी कार्य को करके विचलित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाते हैं अथवा पूर्व करने का प्रयोग करते हैं। कार्य के सफल उत्पादन में रचना कौशल की सक्रिय योगदान होता है। अतः चिंतन की प्रायः संकलित और लक्ष्य निर्देश माना जाता है। ताश अथवा शतरंज की खिलाड़ी खेल में जीत पाने के लिए सदा सोच कर आगे बढ़ता है। वह प्रत्येक चाल के लिए संबंधित परिणाम या प्रतिक्रिया का सही अनुमान लगाना चाहता है। वह अपनी सोच में नयापन लाकर लगाई गई युक्तियों का मूल्यांकन करना चाहता है। अतः चिंतन को एक मानसिक क्रिया कह सकते हैं। ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर चिंतन का स्वरूप मानसिक प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देश, संज्ञानात्मक गतिविधियां का आधार, ज्ञान का उपयोग एवं विशेष कल्पना, तर्क जैसे पदों के समूह के द्वारा निर्धारित है। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सप्रिय क्या है? चिंतन प्रक्रिया में सप्रिय की भूमिका की व्याख्या कीजिए। इसका हमारा उत्तर होगा, सप्रिय ज्ञान परिधान की सबसे महत्वपूर्ण इकाई सप्रिय है। सप्रिय उन वस्तुओं एवं घटनाओं के मानसिक स्ववर्ग है जो कई प्रकार से एक दूसरे के समान है। अर्थात सप्रिय निर्माण हमें अपने ज्ञान को व्यक्तित्व या संगठन करने में सहायता करता है। चिंतन प्रक्रिया में सप्रिय की भूमिका। चिंतन हमारे पूर्व अर्जित ज्ञान पर निर्भर करता है। जब हम एक परिचित अथवा अपरिचित वस्तु या घटना को देखते हैं तो उनके लक्षणों को पूर्व ज्ञान से जोड़कर उन्हें जानना, पहचानना चाहते हैं। यही कारण है कि हमें सेब को फल कहने में, कुत्ता को जानवर मानने में, औरत को दया की प्रतिमा कहने में कोई कठिनाई या झिझक नहीं होती है। सप्रिय एक स्वर्ण का मानचित्र का चित्रण है। यह समान या घनिष्ठ विशेषताएं रखने वाली वस्तु, विचार या घटना को वर्गीकृत करने में हमारी मदद करता है। सप्रिय के कारण व्यक्तित्व एवं संगठित ज्ञान के द्वारा हम अपने ज्ञान का उपयोग ऐच्छिक तौर पर करके कम समय और प्रयास के बल पर अच्छे परिणाम पा लेते हैं। छिपे सामानों को खोजने सत्पन्य हमारी मदद करता है। सप्रिय के सहयोग से हम अपने ज्ञान और अधिक उपयोगी को दक्ष बना पाते हैं। सप्रिय का कोई अधिक उपयोगी को और दक्ष बना पाते हैं। सप्रिय का निर्माण हमें श्रम और समय संबंधी सुविधा प्रदान करती है। अतः चिंतन प्रक्रिया में सप्रिय की भूमिका सहयोगी, मित्र तथा तकनीकी साधनों के अनुरूप होती है जो श्रम, ज्ञान, प्रयास तथा समय संबंधी प्रक्रियाओं में अपनी उत्कृष्ट व्यवस्था जैसी गुणों के कारण जिज्ञासु समस्याओं का सही समाधान कम समय में उपलब्ध करा देता है। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, समस्या समाधान की बाधाओं की पहचान कीजिए अथवा समस्या समाधान से क्या तात्पर्य है, इसके अवरोधों को वर्णन करें। उत्तर है हमारा, कोई व्यक्ति समस्या समाधान के लिए समस्या की पहचान के साथ साथ लक्ष्य, कार्य विधि एवं निश्चित को महत्व
देता है। यह भी ज्ञात है कि मानसिक विन्यास को ही समस्या समाधान की सर्वोत्तम प्रवृत्ति मानता है, लेकिन कभी कभी यह प्रवृत्ति मानसिक द्विधा को जीत के रूप में बदलकर नए नियम या व्यक्तियों को पता लगाने का अवसर ही नहीं देता। जैसे 5 कलमों का मूल्य 20 रुपया जानकर एक कलम का मूल्य जानने के लिए 20 में 5 से भाग देकर उसका पता लगाता है, किंतु जब उसे कहा जाता है कि 5 मजदूर एक गड्ढा को 20 दिनों में खोद सकता है तो एक मजदूर उस गड्ढा को कितना समय लगेगा उत्तर देने के लिए पुनः 2015 की क्रिया करके तो 4 दिन के रूप में परिणाम मिलेगा, तो बिल्कुल अस्वाभाविक है। यह इस तरह ज्ञात नियमों के आवश्यक संशोधन किए बिना प्रयोग में लाना गलत परिणाम का कारण बन जाता है। अर्थात किसी पूर्व ज्ञान के प्रयोग संबंधी हस्त धार्मिक समस्या समाधान अवरोध सिद्ध होता है। समस्या समाधान में प्राकृतिक स्थिरता को अपनाने एवं समाधान प्राप्त करने में विफल हो जाता है। रेडियो बजाने की विधि का प्रयोग यदि हारमोनियम बजाने में किया जाए तो पूर्व अर्जित ज्ञान समाधान पाने में विफल रह जाएगा। किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करने के कुशल व्यक्ति भी अभिप्रेरणा के अभाव में अपनी दक्षता एवं योग्यता का सही लठ उठा नहीं पाता है। कभी ऐसा भी होता काम प्रारंभ करने के तुरंत बाद ही कर्ता अपने को असहाय मानकर काम करना छोड़ देता है। यह संदिग्ध सोच समस्या समाधान का बाधक बन जाता है। संसारांत माना जा सकता है कि समस्या समाधान के लिए मानसिक विनाश, कार्यरत स्थिरता, अधिप्रेरणा का अभाव तथा दृढ़ता प्रमुख अवरोध माने जाते हैं। कोई भी कर्ता समस्या समाधान के क्रम में उचित परिणाम का अभाव पाते ही अवरोध के रूप में प्रयुक्त संसाधनों या विधियों को अवरोधक मान लेता है। समस्या समाधान के 2 प्रमुख अवरोध के रूप में मानसिक विन्यास तथा अभिप्रेरणा का अभाव अपनी पहचान गलत परिणाम के कारण पहचान लिए जाते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि समस्या समाधान में तर्कना किस प्रकार सहायक होती है। इसका हमारा उत्तर होगा, किसी के घर में आग की लपेटों को देखकर बहू का जलाया जाना सदा सत्य नहीं होता है। आग की लपेटें कई कारणों से देखी जा सकती है। बहू का जलाया जाना मात्र एक अनुमान है। जब हम यह जान लेते हैं कि उस घर में कोई बहू ही नहीं है तो अपने अनुमान को वहां लुप्त कर देते हैं। समस्या के लक्षणों के आधार पर अनुमान लगाना और समस्या का सही कारणों का पता लगाना अलग अलग बात है। हम समस्या जानकर तर्क के आधार पर परिणाम पाने का प्रयास करते हैं, जिसमें तर्कना हमारा काफ़ी सहयोग करता है। तर्कना एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सूचनाओं को एकत्रित कर एवं विस्तृत करने की एक प्रक्रिया है। अतः तर्कना के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने चिंतन को क्रमबद्ध बनाता है तथा तर्क वितर्क के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस अर्थ में तर्कना समस्या समाधान की एक सफल विधि है। तर्कना द्वारा ही हम प्राप्त सूचनाओं को सही निष्कर्ष में रूपांतरित कर सकते हैं। तर्कना की शुरुआत पूर्व ज्ञान अथवा अनुभव पर आधारित अनुमान से होती है। जो तर्कना एक अभिग्रह या पूर्व धारणा के प्रारंभ होता है उसे निगमनात्मक तर्कना कहते हैं। कुछ तर्कना विशिष्ट तत्वों एवं प्रेक्षण पर आधारित होता है, उसे अज्ञानात्मक तर्कना के रूप में पहचानते हैं। तर्कना हमें क्रमबद्ध अनुमानों पर सोचने समझने का अवसर और सही निष्कर्ष पाने का सहयोग देता है। आग की लपेट देखकर पहला अनुमान किया गया लगता है बहू जल गई, लेकिन जब पता चलता है कि घर में कोई बहू ही नहीं है तो पहला अनुमान प्राप्त सूचना कारण असत्य माना गया है। दूसरा अनुमान किया गया है कि कोई अंगीठी जलाया होगा। सूचना मिली कि गर्मी के मौसम में कौन अंगीठी जलाएगा, अतः इसका अनुमान भी गलत सिद्ध हो गया। इसी प्रकार खाना बनाने, कच्चा कोयला जलाने, रद्दी कागज को नष्ट करने जैसी कल्पनाएं की गई, लेकिन तर्क के द्वारा सबके सब अनुमान असत्य निकले। संबंधित घर जाकर पता लगाया, सूचना प्राप्त हुई आतिशबाजी का खेल खेला जा रहा था। इस प्रकार असंख्य उदाहरण हैं जो इस बात के साक्षी हैं कि समस्या समाधान के लिए अनुमान को तर्क वितर्क ये गलत है।
क्या निर्णय लेना एवं निर्णय अथा संबंधित प्रक्रिया है? व्याख्या कीजिए। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर है निर्णय लेना एवं निर्णय अथा संबंधित प्रक्रियाएं हैं। निर्णय लेने में ज्ञात जानकारियों तथा उपलब्ध साक्ष्यों को आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है, धारणा स्थापित किए जाते हैं और संबंधित वस्तुएं और घटनाओं का मूल्यांकन किए जाते हैं। कुछ निर्णय सर्वोचित भी होते हैं। तमाम संभव परिणामों के मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय लेना उचित माना जाता है। निर्णय में पूर्व ज्ञान विभिन्न संसाधन या विकल्पों में से एक चयन कर लिया जाता है। चयनित विकल्प कभी-कभी व्यक्तिगत स्वार्थ समझ और रुचि पर आधारित होता है। विकल्पों में से एक लगत लाभ के आधार पर किसी एक को चयन करने की विधि प्रचलित है। निर्णय अस्थायी तथा अस्वाभाविक भी हो सकता है, जैसे एक सज्जन पुरुष को पहली मुलाकात में पोशाक के आधार पर हमारे होने का गलत निर्णय लिया जा सकता है। निर्णय में भी विकल्पों के चयन में गलत परामर्श के कारण गलत विकल्प को सही निष्कर्ष माना जाता है। अतः निर्णय लेने तथा निर्णय समस्या समाधान के क्रम में संपादित किए जाने वाली क्रिया है। दोनों के पास कुछ प्रेरक विशेषताएं होती है, कुछ दोषपूर्ण स्थितियां भी दोनों के साथ जुड़ी रहती हैं। फिर भी दोनों के अतः संबंधित मानना सही निर्णय है, क्योंकि दोनों विचारों को प्राथमिकता देने का कार्य रूप में परिणत करने का साधन माना जाता है। अब हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया में अपसारी चिंतन क्यों महत्वपूर्ण है? इसका हमारा उत्तर होगा दृश्य और साध्य अपनी नवीनता के लिए स्वरूप के कारण दर्शनीय बन जाता है। तरह तरह की आकृति, संरचना एवं उपयोगिता के साथ लोग पुराने मोबाइल सेट के बदले नया सेट लेने का उत्सुक हो जाते हैं। यह प्रवृत्ति सृजनात्मक चिंतन के कारण ही उत्पन्न होती है। निर्माता अपनी संरचना में सृजन चिंतन को प्रयोग करने उपभोक्ताओं को कुछ नया कमाल दिखाना चाहते हैं। किसी चिंतन को तब सृजनात्मक माना जाता है जब वास्तविकता की ओर उन्मुख उत्पन्न रचनाएं तथा सामाजिक रूप से विच्छेद हो। रचनात्मक स्रोत के अंग्रेजी जिलबर्ट के मात्रानुसार रचनात्मक चिंतन 2 प्रकार के होते हैं, अभिसारी चिंतन तथा अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन की आवश्यक समस्या को हल करने में पड़ती है जिसका मात्र एक ही उपाय हो। अपसारी चिंतन को एक मुक्त चिंतन माना जाता है, जिसमें किसी समस्या के समाधान हेतु कई संबंधित उत्तर हो सकते हैं। जैसे नदी से क्या लाभ है के लिए कई सही उत्तर होते हैं। अपसारी चिंतन नवीन एवं मौलिक विचारों को उत्पन्न करने में सहायक होता है। अपसारी चिंतन योग्यताओं का अंतर्गत सामान्य तथा चिंतन प्रवाह, लचीलापन और विस्तारण आते ही जिन विशेषताओं के कारण अपसारी चिंतन को महत्वपूर्ण माना जाता है। अपसारी चिंतन के लिए महत्वपूर्ण कहलाने के कारण अपसारी चिंतन में मौलिक विचार को प्राथमिकता दी जाती है। निम्न वर्णन विशेषताओं के कारण इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चिंतन प्रवाह किसी विशिष्ट चिंतन के कारण उत्पन्न समस्याओं के लिए अनेक विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता रहती है। कोई व्यक्ति किसी समस्याओं के समाधान हेतु अपनी योग्यता अनुसार अन्य व्यक्ति की तुलना में कई संभावनाओं को प्रकट कर सकता है, जैसे बाढ़ की विभीषिका से बचने के कुछ उपाय सुझाव प्रवाह को अधिक होना माना जाता है। फिर हमारा है लचीलापन। किसी एक वस्तु का घटना या समस्या के समाधान में अलग अलग राय प्रकट की जाती है। एक ही फिल्म के दर्शकों से कोई संकलित को पसंद करता तो कोई मारधार के दृश्यों से प्रभावित होता है। अर्थात एक ही समस्या का समाधान हेतु विविधियों व्याख्याओं तथा साधनों के संबंध में चिंतन किया जा सकता है। फिर हमारा है तीसरा इसी का मौलिकता। परंपरागत विचारों को सामान्य देते हुए नए विचारों की व्याख्या करना अथवा नवीन संबंधों का प्रत्यक्षण, चीज़ों को भिन्न परिप्रेक्ष्य में देखना आदि मौलिकता को बनाए रखने को में सहायक होता है। चिंतन की इन विशेषताओं के द्वारा दुर्लभ या असाधारण विचारों को उत्पन्न किया जाता है। कोई व्यक्ति मौलिकताओं को बनाए
रखते हुए जितने अधिक एवं विविध विचार प्रस्तुत करता है उसमें उतना ही अधिक योग्यता का क्षमता मानी जाती है। विस्तारण। अपसारी चिंतन की एक विशेषताएं विस्तरण भी है, जिसे व्यक्ति को नए विचार का विस्तार करने तथा उसके निश्चयार्थ स्पष्ट समझने अवसर जुटाती है। अर्थात अपसारी चिंतन में विविध प्रकार के ऐसे विचार को उत्पन्न करना हो जाता है जो एक दूसरे से संबंधित होता है। एक प्रदासती के संबंध में तरह तरह के विचार खरपतवार सिंचाई को प्रकट करने की क्षमता तथा आवश्यकता उभरकर सामने आती है। अपसारी चिंतन की महत्ता को बचाने के लिए विचारों को स्थिर एवं उपयोगी बनाकर रखना वांछनीय है। अतः अपसारी चिंतन विविध प्रकार के विचार को उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक है। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, सर्जनात्मक चिंतन में विभिन्न प्रकार के अवरोध क्या है? इसका हमारा उत्तर होगा, सामान्य या साधारण मनुष्य की सृजनात्मक चिंतन करने उपयोगी उपाय, विधि, नियम आदि को प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। व्यक्ति बदलने में से अभिव्यक्ति में अंतर आ सकता है, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन देने के साथ साथ अवरोध मुक्त रहने की आवश्यकता होती है। सृजनात्मक चिंतन में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारणों को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। अभ्यासिक, प्रत्याशिक, अभिप्रेरणात्मक, सर्जनात्मक, संस्कृतनात्मक। अभ्यासी अवरोध आदतों को अधीन होकर रखते हैं। अब हमारा इसका दूसरा पॉइंट है संवेदन अवरोध। किसी काम से जुड़े व्यक्ति असफलता की गारंटी बताकर हतोत्साह करना, हंसी का पात्र बन जाने की संभावना बताता, दुर्बल धारणा को जन्म देकर चिंतन क्षमता में कमी लाने का प्रयास, स्वयं के प्रति नकारात्मक विचार, असमर्थता का बोध, निंदा की चिंता आदि संवेदना अवरोध बनाकर सृजनात्मक चिंतन को विराम की स्थिति में ला देता है। ये जो नंबरिंग है इसका, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, इसीलिए यही 1 के बाद 4 दिया हुआ, थोड़ा मिसप्रिंट है उसमें। सांस्कृतिक अवरोध, बाकी का आंसर सही है। सृजनात्मक चिंतन के क्रम में प्राथमिक विधियों का अत्यधिक अनुपालन, अस्वाभाविक अपेक्षाएं, अनुकूलताएं, दबाव, रूढ़िवादी विचार, साधारण लोगों से भिन्न प्रतीत हो जाने का भय, यथार्थवादी बनाने रखने की प्रवृत्ति, सुरक्षा का संचालन, सामाजिक दबाव, दूसरे पर अत्यधिक निर्भरता आदि के प्रभाव में पढ़कर सृजनात्मक चिंतन से विमुख हो जाते हैं। अतः सृजनात्मक चिंतन के लिए स्वतंत्र रूप से आशीर्वादी दृष्टिकोण के साथ विचार प्रकट करने की सुविधा मिलनी चाहिए। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन को कैसे बढ़ाया जाता है? सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभिकृति, प्रवृत्ति तथा कौशल के प्रति सतर्कता निभाने की आवश्यकता होती है। कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। अपने परिवेश, अनुभूति, दृश्यों, ध्वनियों, रचना गुणों के प्रति सदा एकता बरतना चाहिए तथा संवेदनशील बनकर समस्याओं, सूचनाओं, असंगतियों, कमियों, अपूर्णताओं पर जिज्ञासु नज़र रखना चाहिए। दूसरा है हमारा विस्तृत अध्ययन, सूचना संग्रह, आदतों के सुधार, प्रश्नोत्तरक विधि से परिस्थितियों तथा वस्तुओं के रहस्य को जानकर अपने चिंतन का विकास किया जा सकता है। योजना, परामर्श, प्रतिक्रिया, प्रबंधक व्याख्या संबंधी समस्याओं को चातुर्यपूर्ण तरीके से हल कर लेना चाहिए। किसी कार्य को बहुविधियाँ पद्धति से परीक्षण करने रखना चाहिए। बुरी आदतों, क्रोधी मित्रों, असहाय व्यक्तियों से उत्तम व्यवहार करना चाहिए। विचारों को मूल्यांकन के बाद ही सार्वजनिक करना चाहिए। विचार प्रवाह के लचीलेपन का कायम रखना चाहिए। शांत चिंतन से स्वतंत्र अवस्था में रहकर चिंतन करना चाहिए। विचार में नए संयोजन को विकसित करना चाहिए। अभ्यास एवं उपयोगी के प्रति निरंतरता और सावधानी बनाए रखना चाहिए। जीवन में साहित्य एवं भाषा ज्ञान को प्राथमिकता देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।